Hey guys, welcome back to my channel TGT Science Prep. So we are continuing our Q&A series discussing the descriptive question answer unit wise. So we have covered up all the topics as per the syllabus. So आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कंटेंट इंक्लूडेड है इस वीडियो में कि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ के साथ आपका पूरा सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा वाया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। सो आप बाकी और दूसरे टॉपिक्स की वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। सो अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो हम विद इन 2 डेज़ मैक्स टू मैक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम Q&As कर लेंगे, MCQs. So without wasting our time, let's start with our chapter periodic classification of element. So our first question is state the Mendelic periodic law. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, Mendelic periodic law स्टेट करना है और इसके दो मेजर अचीवमेंट क्या हैं और डिस्टिंग्विश करना है इसके पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम से, और हाउ डिड इट डिस्कवर द नोबल गैस लेटर वैलिडेट द मॉड्यूलैरिटी ऑफ हिज डिज़ाइन। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। दैट मीन्स कि ही सेट कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो उनके पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब इसने सब कुछ अराउंड द एटॉमिक मास अपना लो दे दिया। तो एट दैट टाइम इसकी फॉर्मुलेशन 1869 में हुई, तो इसने बिलीव किया कि जो एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, और अरेंज किया उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे ही नोन 63 एलिमेंट्स जिनको उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, विच रिवील दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। और इसने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट है वो रेगुलर इंटरवल पे ही आ रहे हैं, दैट ही सेज दैट द पीरियड शोइंग पीरियोडिसिटी। तो दो मेजर अचीवमेंट क्या थी मेंडलीव्स टेबल की, दैट इज द प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसने जो गैप्स क्रिएट कर दिए थे अपने जो पीरियोडिक टेबल उसने अरेंज करी थी उसमें, जो कि डिस्कवर्ड भी नहीं थे एलिमेंट, उनकी प्रिडिक्शन दी थी। जैसे अनलाइक अर्लियर साइंटिस्ट जो इनसे पहले थे, उन्होंने हु ट्राई टू फोर्स एलिमेंट इनटू द रिजिड स्ट्रक्चर। जो इस इन मेंडलीव से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने फोर्सफुली लाइक रिजिड स्ट्रक्चर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेंडलीव जो थे वो उन्होंने जो गैप्स थे लाइक उनको लीव कर दिया था, ताकि ही प्रिडिक्टेड दैट कि ये स्पेस वुड बी इवेंचुअली बी फिल्ड बाय द एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, जो कि फिल हो जाएंगे। ही नेम्ड, उन्होंने इन मिसिंग नेम्स को संस्कृत प्रीफिक्स इक्का का नाम करके प्रोनाउंस करके और उनकी मिसिंग स्पेस को छोड़ा, गैप्स को छोड़ा, और प्रिडिक्ट किया कि इक्का एल्यूमिनियम है जो कि लेटर डिस्कवर किया एज गैलियम, और इक्का सिलिकन जो कि लेटर डिस्कवर हुआ एज जर्मेनियम। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसने जस्ट प्रिडिक्ट ही नहीं किया इनकी एग्जिस्टेंस, इवन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको भी उसने सही से एक्सप्लेन किया काफ़ी हद तक। और व्हेन दीज एलिमेंट्स वर फाउंड, जब ये एलिमेंट्स मिले तो उनकी प्रिडिक्शन जब कंपेयर करी गई तो अनडिनाइलेबल प्रूफ्स मिले कि ये जो टेबल की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग इतनी एक्यूरेसी थी उनके जो असम्पशंस थी उसकी। और उन्होंने सेकंड उनकी जो रिजल्टिंग थी उसमें क्या था कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल थी वो एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह ली थी कि अगर कोई एलिमेंट एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास में प्लेस किया उसके ग्रुप में, इट इज़ इन द ग्रुप वेर इट डिड नॉट बिलोंग केमिकली, ही कंक्लूडेड द मास मस्ट बी रॉन्ग। तो उसने क्या किया कि जो कुछ भी कोई भी एलिमेंट थे, अगर उनका एक्सपेरिमेंटली मास कितना आ रहा है और वो किसी ग्रुप में लाई कर रहा है, लेकिन केमिकली उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच नहीं करती अदर एलिमेंट से, तो उसने उसका मास ही रॉन्ग पुट कर दिया था। जैसे बिफोर मेंडलीव जो बेरिलियम था उसका मास लगभग 13.5 अज्यूम किया हुआ था, लाइक अज्यूम नहीं, जो भी रिजल्ट किया गया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जब उसने मैच करी तो वो रिसेंबल करी थी मैग्नीशियम और कैल्शियम, दैट इज टू दी ग्रुप 2। तो मेंडलीव ने ये रीअसाइन करा और उसका मास 9.4 पुटअप करके एंड प्लेसिंग इट इन करेक्टली इन द ग्रुप 2। तो ऐसे करेक्शन उसने इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम के भी किए। तो दैट मीन्स कि उसने करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे उनका करेक्शंस किया। वैलिडेशन थ्रू नोबल गैस, तो उसने द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस जो कि हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी प्रोवाइडेड अ मेजर टेस्ट फॉर द टेबल। जो कि 19th सेंचुरी में जब ये रिजल्ट आया कि डिस्कवर की गई नोबल गैसेस, तो उस टाइम पे जो चैलेंज था कि नोबल गैस जो है वो केमिकली इनर्ट होती हैं और एंटायरली अननोन थी किस टाइम पे, मेंडलीव के टाइम पे जब उसने टेबल क्रिएट करी तब। तो रिजल्ट क्या आया कि जो ये उसका मॉड्यूलर नेचर था डिज़ाइन करने का पीरियोडिक टेबल का, वो ये एलिमेंट है ना डिड नॉट रिक्वायर द एग्जिस्टिंग टेबल टू बी रीअरेंज। तो उसने इस तरीके से उस टेबल को अरेंज किया था कि इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए टेबल को रीअरेंज नहीं करना पड़ा, दे सिंपली प्लेस्ड इन कम्प्लीटली न्यू ग्रुप, एक नया ग्रुप बना दिया गया उसी टेबल के अंदर, दैट इज नेम्ड एज जीरो ग्रुप एट द एंड ऑफ द टेबल। तो इसका वैलिडेशन किस तरीके से देंगे, दिस सीमलेस इंटीग्रेशन उसने जो की
अपनी पीरियोडिक टेबल में, दैट मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वाज रोबस्ट इनफ टू अकोमोडेट इंटायरली न्यू फैमिलीज तक को भी उसने किसी भी न्यू फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चराइज्ड इंटीग्रेशन हुआ जो कि बिना कोलैप्स हुए। और ये शो करता है कि उसकी सीमेंटिंग कितनी अच्छी थी, दैट मीन्स कि उसने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ के पीछे रिसर्च की थी, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज एक यूनिक पोजिशन, समवट कंट्रोवर्शियल पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक स्टेटमेंट है कि एक यूनिक पोजीशन में लाई करता है हाइड्रोजन, और ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसको एक्सप्लेन करना है हमें, जस्टिफाई करो ये स्टेटमेंट कंपेयर करके बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विद दोज ऑफ अल्कली, कि उसकी हाइड्रोजन को कंपेयर करना है हमें मेटल ग्रुप 1 के साथ भी और ग्रुप 17 के साथ भी। और मेंडलीव थे, उसने इसको अनस्टेबली मतलब कंट्रोवर्शियल पोजीशन क्यों छोड़ी, टू असाइन ए फिक्स, उसने असाइन क्यों नहीं किया इसको एक फिक्स पोजीशन इन स्टेबल। तो हाइड्रोजन इज ऑफन कॉल्ड एज द रोग एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इसकी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन थी। तो ये क्या तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता था और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता था, लूज भी कर सकता था और गेन भी कर सकता है ना। तो ये अलाउ कर सकता है कि दोनों ही ग्रुप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो कर सकता है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के साथ क्या रिसेम्बलेंस शो करता है, जैसे लिथियम और सोडियम है, इनके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन। तो जैसे कंपाउंड्स हमारे पास हैं, इसके एग्जांपल H2 हो गया, सल्फाइड्स हो गए, हेलाइड्स हो गए, ये सिमिलर है टू N2O, N2S, NaCl, तो ये इनकी तरह सिमिलर एक्ट करता है। लेकिन अगर रिसेम्बलेंस टू हेलोजेंस देखें तो ये डायटोमिक फॉर्म भी डायटोमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखें तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स भी गेन कर सकता है स्टेबल कन्फिग्रेशन जैसे हीलियम की तरह अटेन करने के लिए, और फॉर्म कर सकता है हाइड्राइड आयन। तो बॉन्डिंग अगर देखें तो लाइक हेलोजेंस इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, ठीक है, जैसे CH4 हो गया। तो कंक्लूड किस तरीके से करेंगे, बिकॉज इट शेयर ट्रेड्स विद बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। तो प्लेसिंग इट ईदर ग्रुप इज टेक्निकली इनकम्प्लीट, दैट इज वाई उन्होंने ऑफन प्लेस इट सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, इस तरीके से जो हाइड्रोजन है उसकी एक टेबल के अंदर पोजीशन ना देके टॉप पे उसको मेंशन करते हुए एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका ट्रेंड बताओ पीरियोडिक टेबल में और आयनाइजेशन एंथैल्पी में, जब अगर वन मूव अक्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ठीक है, एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो ग्रुप है उसके अंदर टॉप टू बॉटम हमें एक्सप्लेन करना है किस तरीके से ये दोनों चीज़ें चेंज होंगी। और अपने एक्सप्लेनेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी यूज़ करना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी सेल्स। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही जो बाहर की हमारी आउटर शेल होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है, नॉट द शेल की अमाउंट थोड़ी ना बढ़ती है। तो क्या होगा कि प्रोटॉन्स आर एडेड टू द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी प्रोटॉन्स में ऐड हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक ही जो ऑर्बिट है उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम एनर्जी शेल। तो इससे क्या होगा, जो इनर शेल शील्डिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज़्यादा क्लोजर टू न्यूक्लियस आ जाएगा क्योंकि पुलिंग ज़्यादा हो जाएगी। और इस और आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में देखें तो इंक्रीज करती है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इन द पीरियड, क्योंकि जो रेडियस है वो स्मॉल हो रही है, स्मॉल होने की तरफ से हायर ZEF हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इट्स हार्डर फॉर अस टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप देखें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, जैसे कि इस डायग्राम में मेंशन है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, राइट, एवरीबडी नोज दैट। तो ऑल द न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नई एनर्जी सेल्स ऐड होने की वजह से जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और आउटवेइंग द इंक्रीज न्यूक्लियर पोर, तो वो पुल जो है वो आउटवे कर जाएगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में देखिए तो वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा दूर हो जाएंगे, लाइक लेस टाइटली हेल्ड रहेंगे, तो इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई एलिमेंट है हमारे पास जो कि थर्ड ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप 13 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आइडेंटिफाई करना है ये एलिमेंट और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, डिटरमाइन करो इसकी वैलेंसी और फॉर्मूला इसकी ऑक्साइड का। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 4 पार्ट दे रखे हैं, तो लेट्स सी, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन, क्योंकि मेमोराइज करना थोड़ा सा, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो पहले में पूछा है कि आइडेंटिफाई करो ये एलिमेंट क्या है जो कि थर्ड पीरियड में लाई करता है ग्रुप 13, और राइट करो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियड थर्ड ग्रुप 13 में हमारा एलिमेंट लाई करता है एल्यूमिनियम।
तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 13 हो गया, तो 283, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और 3s2, 3p1। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दैट मीन्स सिंस इट हैड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 3 हैं, तो उसकी वैलेंस क्या हो जाएगी 3, ये रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज Al2O3। तो नेचर क्या होगा इसकी ऑक्साइड का, एम्फोटेरिक नेचर है, क्योंकि रिएक्ट जब करती है विद बोथ एसिड एंड बेस फॉर्मिंग NaAlO2, ठीक है। एम्फोटेरिक का नेचर मतलब कि दोनों के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करके प्रॉपर्टीज दोनों के शो कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे अगर वाई एलिमेंट जो है, क्वेश्चन पार्ट है प्रिडिक्ट करो वेदर दी ऑक्साइड इज एसिडिक बेसिक, ये बता चुके हैं हम। फोर्थ में पूछा है कि अगर कोई एलिमेंट वाई है वो प्लेस किया डायरेक्टली बिलो एक्स इन द सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप में अगर दूसरा एलिमेंट उसके नीचे रख रहे हो तो हमें बताना है कि उसका एटॉमिक साइज क्या होगा और मेटेलिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होगा एक्स से। तो ये हम बता सकते हैं आसानी से, अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है। तो अगर वाई है वो लार्ज साइज में होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हुई है व्हेन मूविंग टू दी टॉप टू बॉटम। और मेटेलिक करेक्टर देखें तो वाई का मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर हो जाएंगे और आसानी से लूज कर सकते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन करो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सप्लेन करना है व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन की हायर क्यों होती है ऑक्सीजन से, डिस्पाइट ऑक्सीजन का हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है। और इसके पीछे हमें व्हाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो ये सब एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कि नाइट्रोजन जो है उसकी हायर क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इनके हम कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करें तो नाइट्रोजन की क्या लिखी जाएगी 2s2 2p3, 1s2 ऑब्वियसली दैट द नॉर्मल थिंग, आप मेंशन कर देना, ठीक है ही। तो इसीलिए यहाँ पे हीलियम लिखा है। और आगे मेंशन है कि द 2p सब शेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, जो ये वाली है इसमें 3 होते हैं ना बॉक्सेस, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2p में, तो इसमें से ये सारी हाफ फिल्ड हो जाएंगी तीनों। तो इससे क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि जो हाफ फील्ड होती हैं और जो फुली फील्ड होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं अदर देन जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं जिसमें ए थोड़ा सा डिफरेंस हो हाफ फील्ड से और फुली फील्ड से। तो इससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो पोजेस करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। और ऑक्सीजन के केस में देखें तो 2p4 है, दैट मीन्स कि ये ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, तो इसको फुल फील्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाफ फील्ड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। बट क्या होता है इसमें कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2p सब सेल में होता है वो मस्ट पेयर अप विद अनदर इलेक्ट्रॉन। सो इससे क्या होता है, ये क्रिएट करता है एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिससे वो ईजियर होता है टू रिमूव दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द रिमूविंग वन फ्रॉम द नाइट्रोजन स्टेबल हाफ सेल। तो एक स्टेबल हाफ सेल्ड शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज मोर टिपिकल देन अगर आपके पास 2p सब सेल में फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना। सो इस वजह से ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हो जाता है। वट इज मेंट बाय द डायगोनल रिलेशनशिप। एक पीरियोडिक टेबल में क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब, और इलस्ट्रेट करना है इसका एग्जांपल बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स लिथियम और मैग्नीशियम के, और क्यों ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी डिस्पाइट बीइंग इन डिफरेंट ग्रुप। तो डायगोनली के हिसाब से अगर हम ये देखें तो अगर इस तरीके से मूव कर रहे हैं अगर हम, तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है ये एक्सप्लेन करना है। तो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज बिटवीन सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड एंड द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड अगर वो डायगनली प्लेस करे जाए तो क्या है, ग्रुप 1 का हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, ग्रुप 2 का है हमारे पास मैग्नीशियम। होता क्या है ये देखते हैं। एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड के अक्रॉस जैसे जैसे मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है वी नो, और जब नीचे जाते हैं तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट होती हैं। तो ये जो दो अपोजिंग इफेक्ट हैं वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को डायगनल के केस में अगर हम देखें, तो लीडिंग टू सिमिलर आयनिक साइजेस एंड पोलराइजिंग पावर। तो डायगनल में होने की वजह से जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट आउट हो जाएंगी, दैट इज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नेगलेक्ट आउट हो जाएंगी। और इससे क्या होगा कि जो सिमिलर आयनिक साइजेस मिल जाएंगे हमें और पोलराइजिंग पावर सेम मिल जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ अगर लिथियम और मैग्नीशियम की देखें तो दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ स्लोली, दोनों नाइट्राइड फॉर्म करते हैं इस तरीके से, ठीक है, बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। तो इनकी जो कार्बोनेट्स है वो इजीली डिकम्पोज हो जाती है ऑन हीटिंग और रिलीज करती है CO2। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन इज आस्किंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है पीरियोडिक टेबल की, अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हो केमिस्ट्री में तो एक फाउंडेशन हो जाता है पीरियोडिक टेबल को अगर हम यूज़ करते हैं तो सिस्टमैटिक केमिस्ट्री के अंदर
क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं सारे नॉन एलिमेंट्स एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इंपॉर्टेंटली लाई करेंगे जिससे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इट ग्रुप्स एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स, पीरियड्स में अरेंज होते हैं, ग्रुप में अरेंज होते हैं, और मेकिंग देम इनटू दी जो जो जिस ग्रुप में है उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। और प्रिडिक्टिव पावर कर सकते हैं हम इसमें, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम केमिस्ट को अलाउ करें टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड एलिमेंट, तो वो भी आसानी से हो सकता है। अगर केमिकल बिहेवियर का इंसाइट देखें तो ट्रेंड इन एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस, वो भी इजीली स्टडी करी जा सकती है अगर टेबल फॉर्मेट में हमारे पास कंटेंट है तो। स्टडी भी सिंपल हो जाएगी क्योंकि मेमोराइज करना इतने सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली टिपिकल हो जाता है। अगर पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीज़ें हैं तो आप केमिकल रिएक्टिविटी और इनकी जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको समझ के आप सिंपली ये टेबल याद कर सकते हो। हमें एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टेबल, जो कि हमने ऊपर टेबल थी उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आसानी से समझ सकते हैं कि जो मेटल जो है उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन और वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो हम जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि जो एटम है वो होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। तो उनके अंदर पावर ज़्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, रेदर देन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और डाउन द ग्रुप देखें तो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, जो कि ईजियर होता है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या है? नॉन मेटल जो है वो टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कर लेते हैं नेगेटिव आयंस। तो ये अपोजिट हो जाएगा। किस तरीके से? जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू दी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर देखें तो डाउन ग्रुप देखें, टॉप टू बॉटम देखें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है क्योंकि लार्ज एटम्स हैं उनके पास वीकर अट्रैक्शन रहेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन? डाउनली क्यों इंक्रीज करती है वाइल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स है वो डिक्रीज करती है? तो ये हमने डिस्कस किया, वही मेंशन कर देंगे कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउनवर्ड क्योंकि एटम्स बिकम लार्जर तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन है वो लॉस्ट हो जाएंगे इजीली। जैसे अगर सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा लिथियम से क्योंकि लिथियम ऊपर है उस टेबल में और सोडियम नीचे है, ऐसे ही बाकी अदर एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा। नॉन मेटल्स का केस देखें तो ये डिक्रीज करती है रिएक्टिविटी इनकी फ्रॉम डाउन इन अ ग्रुप के अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी और न्यूक्लियस के पास लेस पुल रहेगा ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल देखिए तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी हैलोजेंस में और आयोडीन है वो सबसे कम लेस रिएक्टिव हो जाएगा। मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ को के ट्रांजिशन मॉडर्न लॉ में कैसे शिफ्ट हुआ इस चीज़ को बताना है, फ्रॉम अ फिजिकल प्रॉपर्टी टू अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी। एलैबोरेट करो स्टेटमेंट को और 3 स्पेसिफिक डिफेक्ट्स बताओ मेंडेलिव की टेबल में जो कि ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गए बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक मास। तो जो प्रॉब्लम मेंडेलीव के टेबल में आ रहे थे ना, जो उन्होंने एटॉमिक मास से अरेंज किए थे, लेकिन जब मॉडर्न में उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया तो वो चीज़ें रिजोल्व हो गई थी। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो मेंडेलीव पीरियड लॉ क्या स्टेट करता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic mass, already done। ये this was the revolutionary between atomic mass is the physical property। ये चीज़ रिवोल्यूशनाइज हो गई कि इट डजेंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ द एलिमेंट्स बिहेवियर, क्योंकि एटॉमिक मास है वो ट्रू बिहेवियर नहीं दिखाता है किसी भी एलिमेंट का जिस बेसिस पे हम कह सके कि हाँ एटॉमिक मास के बेसिस पे ही टेबल अरेंज होनी चाहिए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ शो करता है, जो कि मोस्टली ने दी थी, उन्होंने करेक्ट की स्टेटमेंट को कि जो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट मास। तो ये शिफ्ट किस तरीके से किया? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली गवर्न किया जाता है बाय द केमिकल बिहेवियर। तो इस तरीके से जो मॉडर्न टेबल है वो बेस्ड होती है मॉडर्न की ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ना कि उसके मास से। तो डिफेक्ट्स क्या क्या रह गए थे मेंडेलीव की टेबल में जो रिजोल्व हुए जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे टेबल को अरेंज किया गया? तो मेंडेलीव ने क्या आइसोटोप्स के बारे में कोई भी जगह नहीं दी थी और कुड नॉट बी प्लेस टुगेदर उसके अकॉर्डिंग ये था। लेकिन मॉडर्न में क्या हुआ था कि ऑल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट शेयर द सेम एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर शेयर कर रहे हैं तो वो उनकी सेम पोजीशन रहेगी। एनॉमलेस पेयर्स बनाए थे उसने कि एलिमेंट्स लाइक आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, इनके इसने प्लेस किया था आउट ऑफ द एटॉमिक मास। इनके ऑर्डर्स मैच ही नहीं कर रहे थे इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। तो ये एनोमलीज वैनिश हो गई जब इनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया और अलाइन हुई ये सब चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अनक्लियर ग्रुपिंग करी एलिमेंट्स की, जैसे कुछ एलिमेंट्स है वो फिट ही नहीं करते थे उसके ग्रुप में बेस्ड ऑन देयर मास। तो इस चीज़ को कवर अप किया गया, रिजोल्व किया गया इन दी मॉडर्न टेबल। जैसे कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट हुई तो इससे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंगली अलाइन हुए और ये इंश्योर किया कि प्रॉपर ग्रुप प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वेरी। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स है वो वेरी क्यों करती है अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन अ ग्रुप। सॉरी, तो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी का कैसे होगा कि कोई भी वैलेंसी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की जिसे वो डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो अगर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 1 to 8। तो वैलेंसी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कि ये इंक्रीज करेगी पहले 1 to 4 देन डिक्रीज करेगी टू 0। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ग्रुप 1 और 2 और 13 और 14 की जो वैलेंसी है वो इक्वल है टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर 15 16 17 में देखें, इट इज ईजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव एन ऑक्टेट, दस द वैलेंसी इज कैलकुलेटेड एज 8 माइनस में वैलेंस। ठीक है, लेकिन ग्रुप 18 के पास जीरो वैलेंसी होती है बिकॉज उनकी शेल्स है वो कंप्लीट होती हैं। तो ये वाली चीज़ें देख के हम डायग्राम डाउन अ ग्रुप अगर मूव करते हैं तो वैलेंसी है वो सेम ही रहेगी एज वी ऑल नो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक ग्रुप में लाई करते हैं तो ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो एलिमेंट्स के केस में देखें तो इसके पीछे रीजन क्या है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में है उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके आउटर मोस्ट सेल में, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। दैट इज वन। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स एबिलिटी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें रिलेशनशिप बतानी है मेटेलिक कैरेक्टर की किसी एलिमेंट्स की और उनकी एबिलिटी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बतानी। तो देर इज अ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किस तरीके से, अगर मेटेलिक कैरेक्टर देखें तो दैट अकर्स एज दी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगी नेचर किसी भी एटम की, तो दैट इज दी लूजिंग इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का अगर डिफाइन करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम चीज़ हो गई, ये लूज करा इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अनदर सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इनके बीच में लिंक शो कर सकते हैं कि metals have the high tendency to lose electron due to their relatively large atomic radii and low ionization enthalpy। और इसी वजह से ये excellent इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो therefore the more metallic an element is the most the is the stronger its reducing power। हमें ट्रेंड बताना है रिड्यूसिंग पावर का एक ग्रुप 1 में और उसके एलिमेंट्स कंपेयर टू ग्रुप 17 से। तो अगर ग्रुप 1 का देखें तो ये पोजेस करते हैं हाई रिड्यूसिंग पावर क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन की पावर ज़्यादा होती है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन सॉरी लूजिंग इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा होगी तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, तो हाईएस्ट तो इन्हीं में होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो एलिमेंट है इनका लार्ज एटॉमिक रेडियाई होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, और एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से क्या होगा, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक लोन पेयर पे कम रहेगा एंड मेकिंग इट वेरी इजी टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो विद इन वन ग्रुप देखें तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो जनरली इंक्रीज करती है जिससे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और लिथियम एक एक्सेप्शन है इन द एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, इसके पास रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। 17 ग्रुप में देखें तो ये वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इनके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर होती है ना कि लूज करने की। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़रूर हो जाएंगे। किस तरीके से, जो हेलोजेंस है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इंस्टेड ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इनके पास पावर होती है टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर जो गेन कर रहा है तो दोज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से वो गेन करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और वो डोनेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स को इजीली, और देयरफॉर इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो दिस इज हाउ वी कैन समराइज इट। 14th क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट दिए हुए हैं जिनका एटॉमिक नंबर मेंशन्ड है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने को बोल रहा है, स्टेट करने हैं कौन से ग्रुप पीरियड में बिलोंग करते हैं, इनकी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है और इनमें से कौन सा है विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड एंड वाई। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से इनकी कन्फिगरेशन हम राइट डाउन करेंगे सबसे पहले। राइट, तो इन तीनों की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। दैट मीन्स दे ऑल बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। ओके, तो अगर इनका पीरियड डिटरमाइन किया जाए बाय द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, तो द ग्रुप एंड द ग्रुप डिटरमाइन बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी ऑल नो। तो ये बिलोंग करेंगे, जो हमारा पहला है वो नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये पीरियड 2 में बिलोंग करेगा और ग्रुप 15 रहेगा तीनों का ही। ठीक है, और पीरियड इनका एक एक शिफ्ट होता जाएगा। सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर इनको अरेंज किया जाए, दैट इज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, सी। क्योंकि अगर एटॉमिक का एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इजीली टेंडेंसी टू
अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का देखें तो व्हेन वी मूव ए टू सी डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ जो एनर्जी सेल्स है वो इंक्रीज होंगी, तो लार्जर एरिया, लार्जर एटॉमिक साइज हो जाएगा। न्यूक्लियर पूल देखें तो लार्ज एटम में लेस होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एडिशनली जो इनर सेल्स होंगे वो शील्ड कर लेंगे द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। रिजल्ट क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंटली जब न्यूक्लियस हो गया एलिमेंट ऑफ सी आर्सेनिक का, उसके पास वीकेस्ट पुल रहेगा ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाइल द एलिमेंट ए के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पुल रहेगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। आइडेंटिफाई करो कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स कौन सी फॉर्म करेगा इन तीनों में से। तो आर्सेनिक है वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, क्यों? क्योंकि ये क्लोजली टाइड टू द मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड है वो मेटेलिक कैरेक्टर से क्लोजली लाई करेगी। तो एज वी मूव डाउन अ ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बिकम ईजियर फॉर दिस एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी व्हेन वी मूव डाउनवर्ड। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, वाइल मेटल फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बिलोंग्स टू नॉन मेटल्स, जिनके जो फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। लेकिन जो आर्सेनिक है वो मेटेलाइड होता है, वाइल इट्स ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक के नेचर। तो मेटेलॉइड्स की जो ऑक्साइड्स है वो एम्फोटेरिक रहती हैं एंड इट इज सिग्निफिकेंटली लेस ही एसिडिक रहेगा और मोर बेसिक हो जाएगा देन ए एंड बी। तो इस तरीके से हम इनका वर्टिकल कंपैरिजन कर सकते हैं इनके ऑक्साइड्स का। एलिमेंट दे रखे हमारे पास सेकेंड पीरियड में एन और ओ और एफ डिफर कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हैवियर मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। एनालाइज करना है इनका एनोमलस बिहेवियर बाय फोकसिंग ऑन देयर एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और किस तरीके से इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी अफेक्ट करती है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ये दोनों, ये यूनिक प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। इसके तीन मेन फैक्टर्स क्या हैं? स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी। क्या दैट मीन्स कि जो ये एटम्स हैं ये वेरी कॉम्पैक्ट होते हैं एंड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इससे क्या होता है, ये अलाउ करते हैं जो कि अलाउ करते हैं टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है, जिससे क्या होता है कि ये विच हैवियर मेट एलिमेंट्स कैन नॉट डू, जो कि जो इनसे बड़े साइज के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं फॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू देयर लार्जर एंड मोर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से। जो हैवी मेटल्स हैं वो नहीं फॉर्म कर पाते हैं क्या, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अनलाइक हैवियर एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, इनके पास सिर्फ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स होती हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी कोवैलेंसी का, बिकॉज दे लैक वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो ये एक्सपेंड नहीं कर सकते अपनी ऑक्टेट को। जैसे कि एग्जांपल देखिए नाइट्रोजन का, ये सिर्फ NF3 बना सकता है, वेरेस जो फॉस्फोरस है वो 5 तक की कोवैलेंसी शो कर सकता है बाई यूजिंग इट्स 3d ऑर्बिटल्स। फाइन, क्योंकि 2 के पास तो डी नहीं होती ना, 2s और 2p रहती है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखें तो इसका क्वेश्चन है कि डिफाइन करो हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, और एक्सप्लेन करो कि वाई द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज वाइल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करती है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप 14। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता कैसे, पहले ये करते हैं कि रिलक्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग, दैट मीन्स कि जो रिलक्टेंस होती है आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स की टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, इसके क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस की तरफ से, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। दैट मीन्स इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जैसे कि लेड हो गया, तो इनकी इंटरवेनिंग डी और एफ ऑर्बिटल्स होंगी जो कि प्रोवाइड करेंगी पुअर शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो इससे क्या होगा कि दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द NS2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बाइंडिंग देम मोर टाइटली। फाइन, तो ये ट्रेंड अगर हम ग्रुप 14 में देखें तो जो कार्बन है और सिलिकॉन है ये प्राइमरीली शो करती है +4 स्टेट। एज वी रीच लेड, जब हम लेड के पास पहुंचते हैं तो जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट बन जाता है। इनर्ट मीन्स डोंट शो रिएक्टिविटी, तो लेड है वो प्रेफर करता है टू लूज ओनली ऑफ इट्स 2 6p इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज मोर स्टेबल देन +2 स्टेट, ठीक है। दैट इज वाई जो PbCl2 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है PbCl4 से। इनकी स्टेट देखो, कार्बन सिलिकॉन की +4 स्टेट होती है, ये इसमें स्टेबल हो जाता है, लेकिन जो लेड है वो +2 स्टेट ही शो करता है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर टू द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एग्जांपल लेके मैग्नीज का, और क्यों ये वेराइटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज करती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3d सीरीज। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होंगे, कैन यूज बोथ देयर आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अल्टीमेट N-1d इलेक्ट्रॉन्स फॉर दी बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो NS के इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आउटर मोस्ट वाली NS रहेगी उसके भी, और जो उसकी D इलेक्ट्रॉन्स वाली हैं वो भी, बिकॉज द
एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज़ वेरी स्मॉल। इन दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो इतना स्मॉल होता है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे mn लिखना है, ए आर क्यों लिख दिया मैंने सब में, तो मैग्नेट शो करेगा +2 से +7 तक की कंडीशन, ठीक है। तो +2 मीन्स इट लूजेस द 2 4s इलेक्ट्रॉन्स, +7 मीन्स दे पार्टिसिपेट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इन सब का पार्टिसिपेशन होना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो स्टेट शो कर रहा है ये, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये दोनों एक्टिव सेल की तरफ परफॉर्म करेंगे कि ये दोनों के बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस ना होने की वजह से ये दोनों ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ काम करके और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकेंगे। तो ये ट्रेंड क्या फॉलो करता है कि जो मिडल सीरीज़ है जैसे कि एम है, इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तो जिससे क्या होगी इनकी ये अलाउ करते हैं कि वो अपनी मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सके। तो टुवर्ड्स द एंड जिंक अगर देखें, ए आर यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये जो आर्गन होता है उसकी कन्फिग्रेशन को फॉलो करेगा यहाँ तक, फाइनाइट फोर कोड की मैंने क्या मेंशन किया था। तो अगर जिंक का मेंशन करें तो आर्गन के बाद ये फिल हुई है, तो जो डी ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, वो स्टेबल है। सो ओनली 4s2 इलेक्ट्रॉन्स है वो टिपिकली लॉस्ट हो सकते हैं और रिजल्ट कर सकते हैं एक फिक्स्ड +2 स्टेट को, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन करो कि ओरिजिन ऑफ कलर इन ट्रांजिशन मेटल आयंस बेस्ड ऑन द डी ट्रांजिशन थ्योरी। फर्दरमोर एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज द इफेक्टिव कैटलिस्ट। तो डी में कलर ट्रांजिशन किस तरीके से, ओरिजिन ऑफ कलर ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, तो ओरिजिन ऑफ कलर क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड्स जैसे कि वाटर और आयंस के साथ ये जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं 2 सेट में। कैसे, डिफरेंट एनर्जीज में स्प्लिट होने के बाद ये क्या करेंगे, जब लाइट फॉल करेगी आयन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और जंप करेगा फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में। तो इसको क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। द लाइट नॉट एब्जॉर्ब्ड इज रिफ्लेक्टेड एज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर वी सी। तो ये जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करती है जो हमें दिखाई देता है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी किस तरीके से शो करते हैं, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज दे कैन फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बाय चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर लेते हैं अनस्टेबल, जो कि प्रोवाइड करते हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे फॉर द रिएक्शन। तो सरफेस एरिया अगर देखें तो इनका दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू एब्जॉर्ब और ब्रिंगिंग देम क्लोजर टुगेदर टू रिएक्ट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कन्फ्यूगरेशन किसकी, क्रोमियम की जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें 24 और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29। व्हाई डू दीज एलिमेंट्स डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड अबव प्रिंसिपल। ये डेविएट क्यों करते हैं अबव प्रिंसिपल से, तो इनके एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन क्या है, ये है, ठीक है। लेकिन इनकी कन्फिगरेशन दिस और दिस हो जाती है, क्यों, ये हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक हाफ फील्ड रह जाती है और एक फुल फील्ड हो जाती है। इससे क्या होता है, इनके पास स्टेबिलिटी आती है, जो कि हमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। जो हाफ फील्ड होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं और फुली फील्ड जो होती हैं वो सब सेल्स वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाती हैं जो बाकी कन्फिगरेशन है उनसे। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन degenerate orbitals can exchange positions releasing energy। तो जो नंबर ऑफ सच एक्सचेंजेस है वो मैक्सिमम हो जाएगा हाफ फील्ड में और फुली फील्ड में, एंड विच लोअर द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द एटम एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। एक अननोन एलिमेंट हमारे पास जो कि लस्टरस है, मेलिएबल है और रिएक्ट करता है विद एसिड्स टू प्रोड्यूस गैस बबल्स। क्लासीफाई करो कि ये एक मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। एक्सप्लेन करो इसके पीछे रीजनिंग कि ये फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या रखता है। What here is such an element typically located in the periodic table in relation to the staircase. If this element has 2 electrons in its valence shell, तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से ग्रुप और पीरियड को बिलोंग करता है। ईजी है काफ़ी कि एलिमेंट एक मेटल है क्योंकि ये लस्टरस और मेलिएबल है और रिएक्ट करता है एसिड के साथ। फाइन, मेटल्स हैं वो फाउंड करते हैं एट द लेफ्ट एंड बिलो द स्टेयरकेस ऑन द पीरियोडिक टेबल। और अगर एम सेल जो है हमारे पास इन द वैलेंस सेल कंटेन करती हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बिलोंग करेंगे हमारे पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 2। एक्सप्लेन करो क्राइटेरिया यूज टू कैरेक्टराइज एलिमेंट्स एज मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। तो किस तरीके से मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स कैरेक्टराइज करे जाते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पोजिशन। तो हमें बताना है कि वाई मेटलॉइड्स जो है जैसे सिलिकन, जर्मेनियम, वो कंसिडर करते हैं यूनिक एज यूनिक इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनको यूनिक क्यों माना गया है, डिफाइन करना है आइसोटोन्स। ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्विक रिवीजन, अगर एलिमेंट्स है वो कैरेक्टराइज करे जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स कटायन फॉर्म करने के लिए, तो उनकी वैलेंसी जनरली
1 2 3 होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इनके पास गेन करने की पावर होती है, फॉर्म एन आयंस, जिनकी वैलेंसी 5 6 7 होती है। तो मेटेलाइट्स जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर देखें, इनके पास प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, ना ही मेटल होते हैं, मतलब मेटल भी होते हैं थोड़े बहुत और नॉन मेटल भी होते हैं और अपोजिट भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। दे आर यूनिक क्योंकि इनके ये एक्ट करते हैं एज अ सेमी कंडक्टर, मीनिंग देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टी एसेंशियल होती है फॉर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वी content. So hopefully you all like the way of practicing the descriptive question answers. Stay tuned for more such videos. So जो हमारे जितने भी topics हैं वो हम जल्दी complete कर लेंगे. Stay tuned, like, share and subscribe if you like the video.